हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज की क्लास में हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन किस टाइप से होता है। प्रीवियस क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। अब आज देखेंगे इसका प्रूफ कि इसका फॉर्मूला आया कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर उसकी पोजीशन को आप चेंज करते हो तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो इसमें जो टर्म आपको डिफाइंड होती है वो क्या होती है, डेल यू, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। किसी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। आपके पास में जो टर्म डिफाइंड होती है वो क्या होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपके पास में जो टर्म है वो क्या है, डेल यू, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को। इसको किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्स का आप वर्क डन निकालो, उसका आप ले लो नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, उसका जब आप नेगेटिव साइन लेते हो वर्क डन का, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है उसका अगर आप नेगेटिव साइन लेते हो तो आपके पास में क्या आ जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। इसको एक टर्म से और अपन डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो इस टाइप से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रखी है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन कर रखी है, अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स ले रहे हो तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन लोगे और वो किसके साथ लोगे, नेगेटिव साइन के साथ में। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हो तो पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, उसका आप लोगे पॉजिटिव साइन और ये क्या आ जाएगा, डेल यू, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको दोनों ही टर्म में आपको डिफाइन कर रखी है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसमें आपको नेगेटिव साइन लेना है वर्क डन का, और अगर एक्सटर्नल फोर्स ले रहे हो तो उसके साथ में आपको पॉजिटिव साइन लेता है। तो इस टाइप से आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंस होता है। तो आप क्या लेते हो, एक को रेफरेंस लेते हो। अब यहाँ पे हम रेफरेंस लेंगे इनफाइनाइट को, कि इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे हम करते हैं एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इनफाइनाइट पे आपके पास में दो मास है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। एट इनफाइनाइट m1 एंड m2। अब आप क्या करो, एक एक ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे लेके आओ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ऑब्जेक्ट जिसका मास है m1, इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे लेके आ रहे हो। तो m1 ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे ला रहे हो और इसको आपने यहाँ पे लाके रख दिया। तो आपने यहाँ पे कितना वर्क किया है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को जब आप यहाँ पे इनफाइनाइट से किसी फाइनाइट प्लेस पे लेके आ रहे हो तो इसका वर्क डन कितना हो गया है, जीरो। अब वर्क यहाँ पे जीरो क्यों हुआ है, क्योंकि पहले से यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था। पहले से अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई मास नहीं है, मास नहीं होगा तो यहाँ पे किसी भी तरह का पहले से कोई ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर ही नहीं रहा है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो पहले किसकी करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स की करेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ऐसे फोर्स जिसका वर्क डन आपको क्या मिलता है, क्लोज पाथ का वर्क डन आपको क्या मिलता है, जीरो मिलता है। साथ में वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन पे डिपेंड करता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। तो जब हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो पहले से यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो किसी भी तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं होगा। और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है तो वर्क क्या हो गया, जीरो। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से फाइनाइट प्लेस पे लाने में वर्क कितना हो गया है, जीरो हो गया है। अब आप क्या करो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को तो आप लेके आ गए हो। अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट से कुछ डिस्टेंस हम ले लेते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। अब आपको क्या करना है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट को P पॉइंट पे लेके आना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो जब सेकंड ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आ रहे हो तो पहले से एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट करता है। ये कब एक्ट करता है, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं और उनके अगर मास होते हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। अब जब आप इनफाइनाइट से m2 ऑब्जेक्ट को P पॉइंट पे लेके आओगे, ये है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे ये m2 ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को आप क्या करोगे, यहां से आप यहाँ पे P पॉइंट पे इसको यहाँ पे लेके आओगे।
तो अब ये आपको इस ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक लाने के लिए इस पे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब आप सेकंड ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आओगे तो अब यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के, और उनके बीच की डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब आप सेकंड ऑब्जेक्ट को m1 की तरफ लेके जा रहे हो तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। अब यहाँ से आप डिस्टेंस देखो, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट से जो ये m2 है अभी इस टाइम पे x डिस्टेंस पे है, तो जो ये m2 है, m2 को आप इनफाइनाइट से p पॉइंट पे लेके आ रहे हो, ये क्या कर रहा है, अभी हमने एक पर्टिकुलर टाइम पे देखा है, तो ये जो m1 है, m1 से x डिस्टेंस दूर है। अब आप जैसे जैसे इसके पास जाओगे वैसे वैसे ये डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रही है, वेरी हो रही है। और ग्रेविटेशनल फोर्स आप क्या देखते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स का हम फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पे r क्या होता है, इनके बीच की डिस्टेंस। अभी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x है, तो यहाँ पे r की जगह हम क्या लिख लेते हैं, x स्क्वायर। अब जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिस्टेंस के क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जैसे जैसे आप इसके पास जाओगे वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आप पास जाओगे वैसे वैसे x की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब हर पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या कर रहा है, वेरी हो रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो वर्क हमें क्या मिलेगा, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, वेरी कर रहा है, हर पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, वेरी हो रहा है। क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो रहा है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप पास में जा रहे हो वैसे वैसे डिस्टेंस कम हो रही है और फोर्स की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो फोर्स यहाँ पे वेरी हो रहा है, तो इसका वर्क डन हम इस टाइप से निकालेंगे। तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट को पी पॉइंट तक लाने में आप कितना वर्क कर रहे हो, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। कहाँ से कहाँ पे लेके आ रहे हो आप, इनफाइनाइट से पी पॉइंट पे लेके आ रहे हो, तो इनफाइनाइट टू पी। अब पी पॉइंट पे डिस्टेंस आपको कितनी मिल रही है, m1 से, तो ये आपको डिस्टेंस मिल रही है r। तो आप देख लो यहाँ पे इनफाइनाइट से r पे आप इसको लेके आ रहे हो। अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे। फोर्स की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, W2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू r, फोर्स आपके पास में आ गया Gm1 m2 अपॉन x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे जो g है वो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। m1 एंड m2 क्या है, ऑब्जेक्ट के मास है, कांस्टेंट है, ये भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का आपको करना है इंटीग्रेशन, पावर ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी, x की पावर -2। इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन x। अब यहाँ पे आप इसको देखो एक बार, जब आप वर्क करते हो वर्क का फॉर्मूला क्या मिलता है, एफ डी एक्स कॉस थीटा। अब यहाँ पे इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है, 180 का बन रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्टेंस आपने इस डायरेक्शन में ली है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया, 180। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, क्योंकि जो वर्क है वर्क क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपने उस डायरेक्शन से ले रखी है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 180। तो अब आप इस टर्म को सॉल्व कर लो और यहाँ से आपके पास में W2 वर्क डन आ जाएगा कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक लाने में आप कितना वर्क कर रहे हो। तो यहाँ से आपके पास में W2 की वैल्यू कितनी आ गई है, Gm1 m2 अपॉन r। अब आपने यहाँ पे टोटल वर्क कितना किया है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से फाइनाइट प्लेस पे लाने में आपने कितना वर्क किया है, तो टोटल वर्क हो जाएगा W1 प्लस W2। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लाने में आपने कितना वर्क किया है, 0। सेकेंड ऑब्जेक्ट को लाने में आपने कितना वर्क किया है, Gm1 m2 अपॉन r। तो ये हो गया आपके पास में वर्क हो गया। अब आपने देखा था जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको किस टाइप से डिफाइन कर रखी है, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पे जो आपने वर्क किया है वो क्या किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स का आपने वर्क डन यहाँ पे देखा है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, डेल यू इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन आपको कितना मिल रहा है, Gm1 m2 अपॉन r।
तो ये आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको क्या मिलता है, -G(m1m2)/r। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट, जब आप सेकंड ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आ जाओगे तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -G(m1m2)/r। तो इस टाइप से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करता है। अभी तो हमने देखा है माइनस, ये वाला अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब हम सेकंड मेथड में देखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स से भी अगर आप करोगे तो भी आपके पास में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही आएगी। अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स को ले रहे हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, और अगर आप एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हो तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा और आपके पास में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। अब हम सेकंड मेथड से डिराइव करते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का आप जितना वर्क कर रहे हो उससे आपको क्या डिफाइंड होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगी। अब इसको भी प्रूफ करने के लिए सेम मेथड है, इनफाइनाइट लेंगे। इनफाइनाइट पे हर चीज क्या हो जाती है, जीरो। तो एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे हम क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसके मास है m1 एंड m2। तो दो ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे जिसके मास है m1 एंड m2। सेम मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से फाइनाइट प्लेस पे हम लेके आएंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे m1 को। अब m1 को इनफाइनाइट से लाने में हमने कितना वर्क किया है, तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। W1 इज इक्वल टू जीरो। अब इसका वर्क जीरो क्यों है, क्योंकि जब हम इसको इनफाइनाइट से यहाँ पे फाइनाइट प्लेस पे लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे पहले से किसी भी तरह का फोर्स इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है। और जब फोर्स की अगर यहाँ पे जीरो है तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि वर्क डन आपको क्या मिलता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स ही जीरो है तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से फाइनाइट प्लेस पे लाने में आपने कितना वर्क किया है, जीरो वर्क किया है। अब सेम प्रोसेस, जो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से r डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट ले लिया है P। अब P पॉइंट पे हम क्या करेंगे, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे हम लेके आएंगे। तो इनफाइनाइट पे आपके पास में ऑब्जेक्ट है m2, इनफाइनाइट से आप इसको लेके आ रहे हो P पॉइंट पे। m2 को आप इनफाइनाइट से यहाँ पे लेके आ रहे हो। तो अब आप यहाँ पे कितना वर्क कर रहे हो, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर्मूला। तो W2 वर्क का फॉर्मूला हमें क्या मिलता है, m del v, ये मिलता है पोटेंशियल की टर्म में। चेंज इन पोटेंशियल की टर्म में हमें वर्क का फॉर्मूला कितना मिल जाता है, m del v। अब आप कौन से ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हो, सेकंड ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हो। तो इसका मास आपके पास में कितना मिल रहा है, m2। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, m2 del v। वर्क डन आपको क्या कितना मिलता है, मास इंटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, del v आ जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस की अगर आपको टर्म लिखनी है तो पोटेंशियल डिफरेंस किस टाइप से डिफाइंड होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन इसकी क्या है, P पॉइंट पे है, तो V ऑफ P। इनिशियल पोजीशन कहाँ से आप इसको लेके आ रहे हो, ऑब्जेक्ट को आप लेके आ रहे हो इनफाइनाइट से, तो V एट इनफाइनाइट। तो ये आपके पास में आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इनफाइनाइट और P के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस एट P, पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट पे हम मैक्सिमम चीज को हम क्या करते हैं, जीरो एज्यूम करते हैं। तो पोटेंशियल एट इनफाइनाइट भी कितना है, जीरो है। तो यहाँ पे V इनफाइनाइट की वैल्यू आ गई जीरो। तो ये हो गया m2 P पॉइंट पे आपको पोटेंशियल कितना मिल जाएगा, तो पोटेंशियल मिल जाएगा -gm/r, -gm1/r। अब जो ये P पॉइंट है, P पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा किसकी वजह से आएगा, इस ऑब्जेक्ट की वजह से आएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वजह से। P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा -gm1/r। तो ये मिल गया P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल है जीरो। इसको आप सॉल्व कर लो आगे। तो यहाँ से आपके पास में W2 कितना आ गया, W2 आ गया है आपके पास में -gm1m2/r। और आपके पास में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस टाइप से डिफाइंड है, del u इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, del u। एक्सटर्नल फोर्स से वर्क कितना हुआ है, वर्क हुआ है -gm1m2/r, -gm1m2
अपॉन आर। तो ये आपके पास में आ गई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हमने दो टाइप से डिफाइन कर रखा है, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स से आपने देख लिया तो आपके पास फॉर्मूला आपको दोनों ही टर्म में क्या मिलता है, सेम मिलता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर आपके पास में दो ऑब्जेक्ट है उस कॉन्फ़िगरेशन में आपको पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलती है, -G_m1m2 अपॉन आर। तो जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो, फिर हम देखेंगे थ्री ऑब्जेक्ट का। अगर आपके पास में दो ऑब्जेक्ट है तो दो ऑब्जेक्ट के लिए आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट लिख दोगे। इसके लिए आपके पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, -G_m1m2 अपॉन आर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मिल रही है, r(1,2). अगर आपके पास में तीन ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए आप क्या लिख दोगे, अब जो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी है तो आप क्या करो, सबसे पहले इन दोनों के बीच में निकाल दो, फिर इन दोनों के बीच में निकाल दो और फिर इन दोनों के बीच में निकाल दो। सबका आप सेपरेट कर दो और इसका डायरेक्ट आप सम कर दो। पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट है जूल। तो पहले आप यहाँ पे लिख दो ये क्वांटिटी वो कैसी है, स्केलर, और इसकी यूनिट आपको क्या मिल जाएगी, जूल मिल जाएगी। अब अगर आपके पास में तीन ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तो आप दो ऑब्जेक्ट को लो, यहाँ पे जो आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हो दो ऑब्जेक्ट के बीच में करते हो, तो पहले आप ले लो दो ऑब्जेक्ट 1 और 2 ले लो। तो ये हो गया -G_m1m2। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r(1,2). अब आप ये दो ऑब्जेक्ट ले लो, -G_m1m3। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r(1,3). अब आप ये वाले दो ऑब्जेक्ट ले लो, -G_m2m3 r(2,3). और अगर आपके पास में अगर यहाँ पे चार ऑब्जेक्ट दे रखे होते तो तब आपके पास में नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कितना होता, तो देख लेते हैं एक बार। चार ऑब्जेक्ट, अब अगर आपके पास में चार ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तो आप इसमें यहाँ पे अगर आपको बोले कि पूरे सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो तो आप क्या करोगे, 1 2 2 3 3 4 4 1, फिर 1 3 एंड 4 2, इनके बीच की आप क्या करोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे फाइंड आउट करोगे। तो पहले आप यहाँ पे देख लो कि आपके पास में टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कितना मिल जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो। आपके पास में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है आपके पास में 4, और इसमें से आपको पिक कितने करने, दो के बीच में आपको देखना है, तो इसका आ जाएगा 4c2। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने का, कि अगर आपके पास में कितना आपको यहाँ पे दे रखा है, ऑब्जेक्ट कितने दे रखे हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट यहाँ लेना है। आपको यहाँ से पुट कितना करना है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का देखना है, तो ये हो गया 4c2। इसको आप सॉल्व कर दो तो फैक्टर 4 फैक्टर 2 4 - 2, तो ये हो गया 2। तो इसको आप इस टाइप से देख सकते हो, NCR फैक्टर n फैक्टर r फैक्टर n - r, ये वाला फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। अगर अपन यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। 4 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1। 2 को सॉल्व करो 2 × 1, 2 को सॉल्व करो 2 × 1, तो 2 × 1 आपस में कैंसिल, ये हो गया 2। तो कितना आ गया, नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 6। और अगर आप फिगर से देख लो तो भी आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिलेगा। 1 2 2 3 3 4 4 1, ये तो हो गए 4। फिर डायगोनल ले लो आप, 2 4 एंड 1 3, तो ये भी क्या हो गया, 6 हो गया। तो इस टाइप से आप नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला अप्लाई करके इजीली निकाल सकते हो। अगर आपके पास में 6 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तब आप क्या करोगे, आपके पास में 6 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दो 6c, पिक कितने करने हैं आपको, 2, तो ये हो गया 2। अब आप इसको सॉल्व कर लो, फैक्टर 6 फैक्टर 2 फैक्टर 6 - 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इसको आप सॉल्व कर लो आगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 2 को सॉल्व करो 2 × 1, 4 को 4 × 3 × 2 × 1, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 3, 5 3 15। तो अब यहाँ पे इस वाले फिगर के लिए आपको नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कितने मिल जाएंगे, 15 मिल जाएंगे। तो इस टाइप से आप नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे फॉर्मूले को यूज करके, इसको यूज करके आप इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे r की जगह आपको क्या पिक करना है, 2 करना है, और n की जगह आपको देखना है कि आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है। तो जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।